वंदे मातरम साथियों। नरेंद्र मोदी एक बार फिर इंस्टाग्राम पे जनता के बीच आए और कुछ ऐसी बातें कही जो हर किसी को सोचने पर मजबूर कर देती हैं कि आखिर समाज किस दिशा में जा रहा है। आजकल के बच्चे क्या देख रहे हैं और क्या उनके दिमाग में भरा जा रहा है। क्या ये महज इत्तेफाक है या देश की आने वाली पीढ़ी के अंदर से मूल्यों और नैतिकता को षड्यंत्र के तहत खत्म किया जा रहा है। बात हो रही है उन गालीबाज बच्चों की जिन्होंने जंतर मंतर पर हुई कॉकरोचों की प्रोटेस्ट के दौरान मर्यादाओं की सारी सीमाएं लांघ दी। न कि सिर्फ लांघी बल्कि सीमाओं को मिटा भी डाला। 15 से 16 वर्ष के बच्चों द्वारा देश के प्रधानमंत्री को ऐसी भद्दी भद्दी गालियां दी गई जिन्हें बड़े भी देने से कतराते हैं। यहां तक कि मोदी की स्वर्गवासी मां को भी नहीं बख्शा गया। जिन्होंने अभी दुनिया तो छोड़िए अपना शहर ही अच्छे से नहीं देखा, उनके मुंह से ऐसी भाषा सुनकर देश का हर नागरिक न सिर्फ हैरान है बल्कि गुस्से में भी है। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने लड़कियों द्वारा गाली दिए जाने को कल्चरल शॉक बताया है। इससे शॉकिंग क्या हो सकता है कि एक लड़की न सिर्फ माँ बहन की गाली देती है बल्कि खुली सड़क पर भीड़ के बीच कैमरों के सामने देती है, क्योंकि उस भीड़ में उसे हर गाली पर ताली मिल रही थी। इतनी गालियां सुनने के बाद भी, खासकर मां को लेकर गाली सुनने के बाद भी, मोदी का बच्चों को बच्चा समझकर माफ कर देना न कि सिर्फ सराहनीय है बल्कि वंदनीय भी है। आप अपने आप को मोदी की जगह रख के देखिए और सोचिए, क्या आपका खून नहीं खौलता अपनी मां के बारे में अपशब्द सुनकर? क्या आप कोई कार्रवाई नहीं करते, खासकर तब जब जनता का इस मुद्दे को लेकर आपको पूर्ण समर्थन होता? इसलिए मोदी का बच्चों को माफ कर देना कोई आम बात नहीं। देश का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल जन समर्थन होते हुए भी नहीं कर रहा, क्योंकि उसे उन बच्चों की भी फिक्र है जिन्होंने उसे गाली दी, उसकी मां को गाली दी। उन्होंने कहा कि उनके इस बचपने की वजह से उनका भविष्य खराब ना हो, उन्हें कोई तकलीफ ना झेलनी पड़े, वो किसी तरह के मानसिक अवसाद में ना जाएं, इसलिए मैं उन्हें माफ करता हूं। कहावत है कि जो पेड़ जितना बड़ा होता है, फलदार होता है, वो उतना ही झुका हुआ होता है। और झुकना हमेशा कायरता की निशानी नहीं बल्कि कभी कभी बड़प्पन की भी निशानी होती है। मोदी देश के मुखिया हैं, इसलिए अगर वो ही इन बच्चों पर कठोर हो जाते तो सारा देश इन पर कठोर हो जाता। उन्होंने नर्म पड़कर इन बच्चों को जनता के क्रोध से बचाया है, जिसके लिए बच्चों के माँ बाप भी मोदी जी का आभार प्रकट कर रहे हैं। सवाल अब ये है कि क्या सीजेपी के कॉकरोचों को इससे कोई फर्क पड़ता है? क्या कॉकरोचों के मन में आत्मग्लानि का भाव जागेगा या सत्ता के शीर्ष पर बैठे व्यक्ति को झुका देने के घमंड में वो आत्मचिंतन और खुद की गलतियों को स्वीकार करने की शालीनता को खो चुके हैं? सौरभ दास और अभिजीत दिपके ने तो गालीबाजों को कवर फायर देना भी शुरू कर दिया है। देश के प्रधानमंत्री को सड़कों पर आकर गाली देना उनके लिए माइनर ऑफेंस है। ये माइनर्स के द्वारा भले ही किया गया है, लेकिन ये कोई माइनर ऑफेंस नहीं है। जिस निर्लज्जता से वो इसे छोटी सी बात कह रहे हैं, अगर यही बात उनके परिवार के किसी सदस्य को कही गई होती तो यह वारदात बन जाती। अपने हर इंटरव्यू और पोस्ट में दिपके कह रहे होते कि मैं दलित हूं इसलिए मुझे गाली दी जा रही है। और अगर कहीं गाली देने वाली कोई ब्राह्मण लड़की होती तो फिर जो ब्राह्मणवाद के नाम पर उस लड़की और हर ब्राह्मण को कॉकरोचों द्वारा प्रताड़ित किया जाता, उसकी झांकी तो आपको जंतर मंतर पर दिखी गई होगी। एक जीत के बाद कॉकरोचों का उत्साह इतना बढ़ गया है कि अब वे उस किताब की भी अवहेलना करने की धमकी दे रहे हैं जिसे लहराकर वो और विपक्षी दल देश के लोकतंत्र को बचाने का ढोंग करते हैं। सुप्रीम कोर्ट के हिंसक कॉकरोचों पर हुई एफआईआर खारिज करने के फैसले को सौरभ दास ने मानने से इनकार कर दिया और कोर्ट को ही धमकी दे डाली। वो कोर्ट जिसे उसी संविधान ने शक्तियां दी हैं जिसे आप हाथ में लिए घूमते हो। एफआईआर करने को कहा भी है तो किस पर? उन आंदोलनकारियों पर जिनका पहले से ही क्रिमिनल रिकॉर्ड रहा है, जिनमें से कई के ऊपर तो संगीन धाराएं हैं। क्या कॉकरोच नहीं मानते कि इनकी जांच होनी चाहिए? क्या यही तो वो लोग नहीं जिन्होंने 20 तारीख को हिंसा की और पुलिस वालों को घायल किया? भला इनकी जांच होने पर सीजेपी के नेताओं को क्यों परेशानी हो रही है? आप ही तो कह रहे थे कि आपके आंदोलन में बीजेपी गुंडे भेजकर माहौल खराब कर रही है। अब अगर जांच के बाद बीजेपी के गुंडों पर कार्रवाई होती है तो आपको तो प्रसन्न होना चाहिए। कहावत है कि कुत्ते को घी हजम नहीं होता, लेकिन इसमें बदलाव करके कर देना चाहिए कि कॉकरोच को भी घी हजम नहीं होता, क्योंकि कॉकरोचों का इलाज उनकी गलतियों पर पर्दा डालकर नहीं किया जा सकता। मोदी पहले भी अपने खिलाफ और देश के खिलाफ हुए आंदोलनों में हिंसा कर चुके लोगों को माफ कर चुके हैं। बुद्ध की मूर्ति पीछे रखकर शायद मोदी ये बताना चाहते हों कि मैं माफ करने में बुद्ध से भी 2 कदम आगे हूं।
आपको याद ही होगा कैसे लाल किले पर चढ़े कथाकथित किसानों को बिना किसी कार्रवाई के मोदी ने जाने दिया था। आज जब वो बच्चों को माफ करने की बात करते हैं तो उसकी सराहना होती है, लेकिन जिस तरह बिहार और आसाम में उत्पात मचाने वाले कॉकरोचों पर की गई एफआईआर वापस ली गई, उससे फिर यही शक गहरा जाता है कि कहीं मोदी जी इतने तो नहीं झुक जाएंगे कि सामने वाले को लगने लगे कि वो उसको दंडवत प्रणाम कर रहे हैं। सवाल यह भी है कि अगर मोदी जी की रणनीति में झुकना ही आखिरी विकल्प होता है तो वो उसे आखिर तक खींचते ही क्यों हैं? क्योंकि मोदी के खिलाफ हुए ज्यादातर आंदोलनों का अंत हिंसा और उत्पात पर जाकर ही होता है, जिसके बाद सरकार झुक जाती है। और ऐसा स्पष्ट तौर पर दिखता है कि ये सरकार सिर्फ हिंसा और उत्पात करने पर ही सुनती है। अगर भीड़ और हिंसा देखकर आपका मन विचलित होने लगता है और आप अपनी सख्त छवि से बाहर आने पर मजबूर हो जाते हैं, तो अपने आप को पहले ही ऐसी शर्मिंदगी से बचा लेना में ही समझदारी है। इस तरह बार बार हिंसा के बाद पीछे हटने से आपके समर्थकों में आपको दामोदर दास मोदी नहीं बल्कि रणछोड़ दास मोदी कहा जा रहा है। आज आपने जुम्मा जुम्मा 3 महीने पहले विदेश से आए व्यक्ति को इतना बड़ा आंदोलनकारी बना दिया है कि आज कोई भी परीक्षाओं में हुई गड़बड़ी को लेकर प्रोटेस्ट हो रही हो तो उसको बुलाने की मांग उठ रही है। और अब कॉकरोचों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वो आए दिन आपकी सरकार को आंदोलन फिर से शुरू करने की धमकी देते रहते हैं। कॉकरोचों को नहीं भूलना चाहिए कि उनका आंदोलन किसी की वजह से सफल हुआ था तो वो सोनम वांगचुक की वजह से हुआ था। उनकी 21 दिन की भूख हड़ताल के कारण ही कॉकरोचों के प्रति जनता की सहानुभूति बढ़ी थी और भारी मात्रा में जेंजी ने जंतर मंतर पर आना शुरू किया था। लेकिन आप इसे विधि का विधान कहिए या कुछ और, जिस व्यक्ति के कारण यह आंदोलन सफल हो पाया उसी व्यक्ति को ही कॉकरोच टारगेट करने लगे। वजह भी ऐसी जिसे सुनकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि क्या सिर्फ इन्होंने अपना नाम कॉकरोच रखा है या अब इनकी प्रजाति भी कॉकरोच ही हो गई है। सोनम वांगचुक भूख हड़ताल पर बैठे थे, सरकार उन्हें वहां से उठाकर हॉस्पिटल ले गई, लेकिन फिर भी सोनम ने अपनी हड़ताल जारी रखी और अंत में सरकार को झुकना पड़ा। कुछ दिन हॉस्पिटल में रिकवर होने के बाद सोनम लद्दाख की ओर ट्रेन में बैठकर निकल पड़े। भारतीय रेलवे द्वारा लद्दाख जैसी दुर्गम जगह तक बनाए गए रेल यातायात की वांगचुक ने भूरी भूरी प्रशंसा कर दी, जो कि स्वाभाविक है। कोई भी व्यक्ति जो दुर्गम जगहों पर रहता हो उसके लिए सबसे जरूरी है यातायात का साधन, जिससे वो मेनलैंड से आसानी से कनेक्ट हो सके। और सोनम ने अपने ज्यादातर जीवन में ये परेशानी झेली होगी, इसलिए ही उन्होंने भारतीय रेलवे के इस प्रशंसनीय कार्य को सराहा। अचानक उड़ना शुरू कर देंगे और उन पर ही हमलावर हो जाएंगे। सरकार की तारीफ सुनते ही वे आग बबूला हो उठे और सोनम वांगचुक को अंधभक्त घोषित कर दिया। कितने में बिके, क्या सेटिंग हुई जैसे सवालों से कमेंट बॉक्स भर गया। 21 दिन भूखे रहे सोनम वांगचुक को वीडियो बनाकर सफाई देनी पड़ी, उन्हीं को जिनके लिए वो भूखे रहे थे। इससे साफ पता चलता है कि कॉकरोच एक नंबर के एहसान फरामोश हैं। अब सवाल ये उठता है कि पूरी एक पीढ़ी का यानी जेनजी का एकमात्र प्रतिनिधि क्या सीजेपी को समझ लेना ही सही होगा? क्या ये मान लिया जाए कि आज देश का हर युवा सीजेपी से जुड़ा हुआ है या उसकी हर बात से सहमत है? ऐसा कतई नहीं कहा जा सकता। तो अब जरूरी है कॉकरोचों को विशाल जेनजी समूह से अलग करना। ये उनके बीच मिलकर उनकी भाषा, उनकी टर्मिनोलॉजी में बात करके उनमें अपनी गंदगी फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं तो क्या कारण था कि सरकार के खिलाफ प्रोटेस्ट करने आए बच्चे सेना को भी भला बुरा कहने लगे? क्या ये किसी एक बच्चे का आवेश में आकर किया गया कृत्य था या एक ऐसा वटवृक्ष जिसके बीज विशेष कॉलेजों में कदम रखते ही बच्चे के मन में डाल दिए जाते हैं? प्रोटेस्ट में अरुंधति रॉय, कुणाल कामरा जैसे लोगों का आना और मंच पर उनका स्वागत किया जाना ये बात तो स्पष्ट करता है कि उनका स्वागत करने वालों में राष्ट्रवाद और सेना के लिए उतना ही सम्मान है जितना उनमें है। और ये संभव ही नहीं कि किसी भी देश की एक पूरी पीढ़ी ही राष्ट्रवादी ना हो। इसलिए जेनजी और कॉकरोच प्रायवाची नहीं है, ना ही सीजेपी कोई जेनजी की पार्टी है। भारत वो देश है जिसने हर पीढ़ी में महान राष्ट्रभक्तों को जन्म दिया। इतिहास में एक भी अध्याय ऐसा नहीं जहां कोई राष्ट्रवादी उठकर देश की अस्मिता को बचाने नहीं आया। और युवा वर्ग तो जाना ही चाहता है राष्ट्रवादी होने के लिए। कॉकरोच ने भी इसी बात का फायदा उठाया। देश में पेपर लीक का मुद्दा व्यवस्था से जुड़ा है और जब व्यवस्था बेहतर होगी तभी देश बेहतर होगा। इसलिए कई राष्ट्रवादी युवा न सिर्फ सीजेपी की प्रोटेस्ट में शामिल हुए बल्कि उनके विचारों से प्रभावित भी हुए। लेकिन अब धीरे धीरे उनके विचारों की परतें खुलती जा रही हैं और उनमें से निकल रही है वही राष्ट्रद्रोह और विदेशी टुकड़ों पर देश की बोली लगाने वालों की गंध, जिसे राष्ट्रवादी युवा देर से ही सही पहचान रहा है।
झारखंड में चल रही छात्रों की प्रोटेस्ट इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वहां के छात्रों ने साफ कह दिया है कि वो आजादी के नारे यहाँ बिल्कुल नहीं लगाने देंगे। आजाद देश में आजादी के नारे नहीं, अधिकार के नारे लगाए जाते हैं। झारखंड के जेनजी वो समझ गए जो दिल्ली के जेनजी नहीं समझ पाए, लेकिन गलती उनकी भी नहीं। जब सरकारें जनता के आक्रोश को समझने के लिए नाकाम हो जाती हैं, तो जनता के आक्रोश को आकार देने वाली ताकत किसी भी विचार की हो, जनता उससे थोड़े समय के लिए ही सही पर स्वीकार कर लेती है। लेकिन अब वो थोड़ा सा समय समाप्ति की कगार पर है। इस तूफान के थम जाने के बाद हमें इस बात पर भी चिंतन करना होगा कि आखिर कमी कहाँ रह गई। क्यों आने वाली पीढ़ी को इसका आभास ही नहीं रहा कि सार्वजनिक रूप से भद्दी भद्दी गालियां देना, चाहे फिर वो किसी को भी दी जाए, न सिर्फ निर्लज्जता की हद है बल्कि कानून अपराध भी है। आज जो गाली प्रधानमंत्री को दी गई वो कल किसी को भी दी जा सकती है, और किसी भी बात पर समाज में आए दिन किसी न किसी की किसी छोटी बात पर नोक-झोंक होती रहती है। सोचिए ऐसे बच्चे जिन्हें अपनी जबान पर काबू ही नहीं है, वो जब कहीं जॉब करेंगे या कहीं रिश्तेदारों के बीच या अपने टीचर्स के साथ किसी भी बात पर अपनी गंदी भाषा की उल्टी कर सकते हैं। और अगर जेन जी का ये हाल है तो क्या जेन अल्फा अपने माँ बाप से भी बात करने का लहजा और शब्दों की मर्यादा भूल जाएगी? ये सवाल डराता है। आजकल के बच्चे दबाव में या उकसावे में गाली देकर बात करने को बातचीत का एक सहज हिस्सा मान रहे हैं। उन्हें अचंबा होता है जब सामने वाला बुरा मान जाता है, और वो अवसाद में चले जाते हैं जब सामने से भी गालियां भेंट स्वरूप मिलने लगती हैं। आंदोलन के समय जमकर गाली देने वाली लड़कियां आज मुंह पर कपड़ा लपेट कर रोती हुई कह रही हैं कि हमें बहुत भला पूरा कहा जा रहा है। उनके जीवन में ये पहली बार है जब उन्होंने देखा कि गाली देने के क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। प्रधानमंत्री के माफ करने के बाद भी जनता का गुस्सा शांत होते हुए नहीं दिख रहा। लेकिन समस्या का हल ये नहीं है, समस्या सामाजिक है। आज बच्चों के पास स्मार्टफोन है, इंटरनेट कनेक्शन है और दुनिया भर का कंटेंट उनकी हथेली पर है। सरकार को अब यह तय करना पड़ेगा कि किस उम्र तक के लोगों को किस तरह के कंटेंट को देखने की आजादी दी जा सकती है। अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम।